प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। जब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक लेवल पे देखा जाता है। मतलब ये ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जो या तो क्रोमोसोम्स के कारण होंगे या क्रोमोसोम्स पे देखे जाएंगे या फिर जीन के कारण होंगे या जीन्स पे देखे जाएंगे। तो ऐसे डिसऑर्डर जो जेनेटिक लेवल पे देखे जाते हैं उन्हें बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और यही कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो अपन पढ़ना चालू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो अपना टॉपिक जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूं जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या है दो मेजर कैटेगरीज? तो चलो अपन देखते हैं। एक को बोला जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक को कहा जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो अपन सभी को पता है कि मेंडल ने 6 साल पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो था फैक्टर का। उसने बताया था कि फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, पैरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग वाले जनरेशन में इनहेरिट होता है, और इसी फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो अब यहां पे मैंने लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें प्रॉब्लम जो होती है वो जीन लेवल पे होती है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं if alteration or mutation is seen in the gene। अगर अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन जीन्स में देखा जाता है तब इस टाइप के डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाता है। यहाँ पे जनरली सिंगल जीन होता है, सिंगल जीन में ही अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन देखा जाता है। तो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो रहा है, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है या कुछ अल्टरेशन हो रहा है, तब इस टाइप के डिसऑर्डर को बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब जो सेकंड टाइप का डिसऑर्डर होता है इसको बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है ऑर्गेनिज्म में या तो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या फिर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सही तरीके से क्रोमोसोम अरेंज ना हो। तो अपन इसमें लिख सकते हैं एक्सेस और लेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर अपन बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा? या तो क्रोमोसोम्स ज्यादा होंगे इसलिए अपन ने यूज किया एक्सेस, या तो कम होंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर क्रोमोसोम में देखा जाएगा, या तो क्रोमोसोम ज्यादा है या तो क्रोमोसोम कम है, या फिर ये देखा जा सकता है क्रोमोसोम उतने के उतने हैं बट उनका जो अरेंजमेंट है वो एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, सही तरीके से उनका अरेंजमेंट नहीं है। और जब ऐसा कुछ देखा जाता है ऑफस्प्रिंग में तब इस टाइप के डिसऑर्डर को बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चलो एग्जांपल्स की बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो एग्जांपल है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक एग्जांपल है मेंडेलियन डिसऑर्डर का। इसमें कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। फिर एक एग्जांपल है थैलेसीमिया। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल और है जिसे अपन बोल सकते हैं PKU, जिसे बोला जाता है PKU। PKU का यहाँ पे मतलब जो होता है ये होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो एग्जांपल्स की बात करें, हीमोफीलिया एक एग्जांपल है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, कलर ब्लाइंडनेस है, फिर सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, PKU है। एक और एग्जांपल है जिसको बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो अपन पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। और अगर मैं बात करूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी कुछ एग्जांपल है। इसके एग्जांपल है
टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर्स, क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम, और एक और है जिसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल है जो अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर पढ़ने वाले, और ये 6 एग्जाम्पल है जो अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर अपन पढ़ना चालू कर रहे हो, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो अगर मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1910 में एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हेरिक। तो अपन फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, हेरिक डिस्क्राइब्ड इट इन 1910। सबसे पहली बार हेरिक नाम के साइंटिस्ट ने इसे 1910 में सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, या इसके बारे में बताया था। सेकेंड पॉइंट इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन। ऑटोसोमल लिंक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो जीन्स होंगे जो सिकल सेल एनीमिया के लिए अफेक्ट, मतलब जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, ये जीन्स ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट रहेंगे, और रेसेसिव है मतलब ये जीन्स रेसेसिव होंगे। इसीलिए इस डिसीज को बोला जाता है ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। अब होता क्या है इसमें, तो इस डिसीज में पर्टिकुलरली देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, तो नॉर्मल केस में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी का शेप होता है स्फेरिकल शेप, या फिर अपन बोल सकते हैं बाइकॉन्केव शेप। बट जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है उसके आरबीसी का शेप चेंज होके सिकल लाइक शेप हो जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आरबीसी का शेप चेंज होके सिकल शेप बनने वाला है, सिकल शेप बनने वाला है। अब ये सिकल शेप क्यों बनेगा, तो इसके पीछे रीजन है। इसका रीजन क्या है तो समझते हैं अपन। तो होता क्या है, जनरली नॉर्मल कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, रेड ब्लड सेल का एक कंपोनेंट है, और अपने ब्लड का एक कंपोनेंट है आरबीसी, अपने जो ब्लड है उसमें से एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है 2 चेन से मिलकर बना होता है, एक अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती है और एक बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है। तो इसमें जो बीटा ग्लोबुलिन चेन रहती है, इसके 6 नंबर पे जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मल कंडीशन में। बट जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस पर्सन में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसका जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसके 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड के बदले वहां पे वेलाइन पाया जाता है। तो क्या हुआ है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया वेलाइन ने, और इसी के कारण आरबीसी का शेप जो है वो सिकल लाइक शेप हो गया। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 6th पोजीशन, 6th पोजीशन अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कौन सी चेन के बारे में बात कर रहे हैं, अपन बीटा चेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 6th पोजीशन होती है अमीनो एसिड की हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, यहाँ पे क्या पाया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। बट ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वेलाइन रिप्लेस कर देता है। और जैसे ही ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन रिप्लेस कर देता है, इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के रिप्लेस होने के कारण, वेलाइन से रिप्लेस होने के कारण जो आरबीसी है जिसका शेप एक स्फेरिकल शेप होना चाहिए था या फिर बाइकॉन्केव शेप होना चाहिए था, उसका शेप अब सिकल लाइक शेप हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें पूरी कंडीशन क्या होती है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है अपन बताते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अफेक्टेड वाली कंडीशन। तो ये अपन ने ऐसा कर दिया, ये अपन लिख रहे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो देखो होता क्या है, जनरली अपने को पता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में स्टोर होती है, फिर यही इंफॉर्मेशन आरएनए में जाती है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले डीएनए, तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ सीटीसी। डीएनए में कोड होता है जिसे बोला जाता है सीटीसी। इस डीएनए से आगे चल के क्या बनता है, इस डीएनए से आगे चल के एमआरएनए बना जाता है। अब जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो सी के बदले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी के बदले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और सी के बदले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जो एमआरएनए बनेगा उस पर जो कोडॉन होगा
वो कोडॉन क्या होगा, वो कोडॉन होगा GAG। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो डीएनए क्या करता है, डीएनए पे वो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होकर किस में जाती है, आरएनए में जाती है, और फिर इस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो डीएनए से आरएनए बना, तो डीएनए में जो कोड्स थे वो क्या थे, CTC, फिर इससे क्या बना, mRNA बना, और यहां पे जो mRNA बनेगा वो क्या बनेगा, GAG। तो ये जो कोडॉन बना इसे अपन लिख सकते हैं कोडॉन। ये कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और ये जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो 6th पोजीशन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बीटा ग्लोबिन चेन की, उसमें क्या पाया जाता है, जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। और वो क्यों ग्लूटामिक एसिड है, इसका रीजन है कि डीएनए पे कोड था CTC, इससे mRNA बना, mRNA पे जो कोडॉन बना वो GAG बना, और ये जो GAG नाम का कोडॉन है ये कोडॉन ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। बट अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होता है, जिस पर्सन में सिकल सेल एनीमिया होता है उस पर्सन में ये जो CTC कोड है, यहाँ पे C तो रहता है बट T के बदले यहाँ पे रिप्लेस होके यहाँ पे A आ जाता है, T के यहाँ पे बदले रिप्लेस होके A आ जाता है, और A के बाद C रहता है। तो देखो डीएनए का जो कोड था वो नॉर्मल पर्सन में CTC था, बट अफेक्टेड इंडिविजुअल में वो क्या हो गया, CAC हो गया। इस कोड के चेंज होने के कारण ही वहां पे अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है। तो अब अगर अपन देखें कि mRNA क्या बनेगा, तो बनाते हैं अपन mRNA क्या बनेगा, GUG। देखो C के साथ पेयरिंग कौन करेगा, G, A के साथ पेयरिंग कौन करेगा, U, और C के साथ पेयरिंग करेगा G। तो यहाँ पे ये जो कोडॉन होगा, ये कोडॉन क्या होगा, ये कोडॉन होगा GUG। GUG नाम का कोडॉन है, और ये जो GUG नाम का कोडॉन है ये जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस अमीनो एसिड का नाम है वेलाइन। तो ये कोड करता है वेलाइन को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो ध्यान देंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल में जो अमीनो एसिड बना है 6th पोजीशन पे वो है वेलाइन, बट नॉर्मल इंडिविजुअल में जो 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था वो क्या था, ग्लूटामिक एसिड। तो क्या हुआ है सिकल सेल वाली कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड के बदले यहाँ पे वेलाइन देखा गया है अफेक्टेड इंडिविजुअल में, और इस वेलाइन के कारण ही आरबीसी का क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है और सिकल लाइक शेप बन जाता है। इसी के कारण पता है क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ये कम हो जाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन molecule is decreased। तो क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा। अगर वेलाइन वहां पे आएगा ग्लूटामिक एसिड के बदले तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा, और जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा तो क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी उसकी पहले, अब वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, और वो कम से कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा या सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचा पाएगा। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जिस भी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा, अगर वो कोई हैवी वर्कआउट करता है या फिर रनिंग करता है या कोई ऐसा वर्कआउट करता है जिसमें ऑक्सीजन लग रहा है, उसमें क्या होगा, वो बहुत जल्दी थक जाएगा। तो ये जो अपन ने पढ़ा है, ये पर्टिकुलर पढ़ा है अपन ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो अब अपन पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं सिकल सेल एनीमिया का। तो जनरली जब अपन बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को जो जीन डिनोट कर रहा है उस जीन को क्या लिखा जाता है। तो नॉर्मल पर्सन में जो नॉर्मल जीन, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन को डिनोट करते हैं HbA से। नॉर्मल जीन को, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल जीन है उसको डिनोट करते हैं HbA से। और अफेक्टेड पर्सन में अफेक्टेड जीन जो होता है, अफेक्टेड जीन जो है इसको डिनोट करते हैं HbS से। तो अफेक्टेड जीन को डिनोट किया जाता है HbS से, और नॉर्मल जीन को डिनोट किया जाता है HbA से। अब यहाँ पे देखो 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये है कि जो पर्सन है उसके पास दोनों जीन्स जो है वो नॉर्मल जीन्स है, HbA। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वो जो पर्सन है उसके पास एक जीन HbS है पर दूसरा नॉर्मल जीन है। और तीसरी कंडीशन बन सकती है जिसमें एक के पास HbS है और दूसरा जीन भी HbS है। ये थर्ड और सेकंड कंडीशन है, दो अफेक्टेड इंडिविजुअल वाली कंडीशन है। बट दोनों ही कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन में पर्सन सर्वाइव कर सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो है सेकंड कंडीशन। इस कंडीशन में पर्सन के अंदर आधे जो आरबीसी बन रहे हैं वो सिकल सेल है,
बट आधे जो आरबीसी है वो नॉर्मल है, तो पर्सन को प्रॉब्लम होगा, उसको फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, बट वो सर्वाइव कर पाएगा। बट इस पर्सन में जो पूरे के पूरे आरबीसी बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, सिकल सेल आरबीसी बन रहे हैं। इसी के कारण ये जो थर्ड नंबर की जो कंडीशन लिखी है ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कर पाएगा या कर पाएगी। तो यहाँ पे ये दो पर्सन जो है ये सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के पास होगा क्या, तो दोनों के पास ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, आरबीसी प्रोड्यूस करेंगे जिसका नॉर्मल शेप होगा। बट ये वाला इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास दोनों जीन्स ऐसे हैं जिसमें सिकल सेल आरबीसी बनने वाला है। तो चलो अब अपन देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो मान लो सबसे पहले क्या हुआ, तो एक मेल ऑर्गेनिज्म है और इसने मेटिंग की फीमेल ऑर्गेनिज्म के साथ, और ये जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है ये एक मान लो ये इसे हीमोफीलिया इसे सिकल सेल एनीमिया है, तो इसे अपन लिखेंगे HbA HbS, और ये जो इंडिविजुअल है नॉर्मल इंडिविजुअल है तो इसको अपन लिखेंगे HbA। तो ये हो गया दोनों का जीनोटाइप, ये हो गया दोनों पर्सन का जीनोटाइप। अब अगर मान लो इनके ऑफस्प्रिंग्स हुए, 3 ऑफस्प्रिंग हुए, पहला इसका ऑफस्प्रिंग हुआ गर्ल चाइल्ड, दूसरा ऑफस्प्रिंग हुआ बॉय चाइल्ड और तीसरा ऑफस्प्रिंग हुआ गर्ल चाइल्ड। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये जो गर्ल चाइल्ड हुआ है इसमें फादर से एक जीन आने वाला है HbA, इसमें भी फादर से HbA आने वाला है और इसमें भी फादर से HbA जीन आने वाला है। तो पहली चीज तो क्लियर है कि इनके पास जो एक जीन होगा वो HbA जीन होगा। अब दूसरा जीन क्या है, अगर इसे मदर से, इस फीमेल चाइल्ड को मदर से HbA मिलता है तो यहाँ पे ये जो फीमेल होंगी ये कैसी फीमेल होंगी, ये फीमेल होंगी नॉर्मल फीमेल। कैसी फीमेल होंगी, नॉर्मल फीमेल होंगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी अगर नॉर्मल जीन आता है फीमेल से तो ये मेल भी नॉर्मल होगा, और यहाँ पे भी अगर नॉर्मल जीन आता है तो यहाँ पे भी जो फीमेल होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल फीमेल होगी। देखो तो क्या कंडीशन बनी है, पेरेंट से फादर से तो जो जीन आने वाला है वो नॉर्मल जीन रहेगा, बट मदर से डिपेंड करता है कि वो जीन कैसा आ रहा है। अगर मदर से नॉर्मल जीन आया, HbA जीन आया, तो देखो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो है वो बराबर है, किसी को भी सिकल सेल एनीमिया नहीं है। बट सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन इसमें ये हो सकती है, अगली कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि फादर से HbA जीन आ रहा है, इधर भी फादर से HbA जीन आ रहा है और इधर भी फादर से HbA जीन आ रहा है। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि मदर से HbS जीन आ सकता है, तो यहाँ पे भी HbS जीन आ सकता है, इधर भी HbS जीन आ सकता है और इधर भी HbS जीन आ सकता है। तो कंडीशन है, चांसेस है कि डिपेंड करेगा कि जो भी फादर है उससे जीन, फादर या मदर जो भी पेरेंट है उसमें से कौन सा जीन आया। अगर नॉर्मल जीन आया तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, और अफेक्टेड जीन है तो ये सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे इन सभी को सिकल सेल एनीमिया होगा। तो अब अपन नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। जो नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है हीमोफीलिया। तो अपन पढ़ना चालू करते हैं डिसीज का नाम, जिस डिसीज के बारे में जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया। तो ध्यान देंगे सभी लोग इधर, हीमोफीलिया है अपना सेकंड जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो एक डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को रॉयल डिसीज भी बोला जाता है, इसे रॉयल डिसीज भी बोला जाता है, रॉयल डिसीज, या फिर इसे ब्लेंडर्स डिसीज भी बोला जाता है, ब्रीडर्स डिसीज। तो ये जो हीमोफीलिया है इसे रॉयल डिसीज भी बोला जाता है और इसे ब्रीडर्स डिसीज भी बोला जाता है। रॉयल डिसीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली में ये डिसीज देखी गई थी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बिकॉज इट वॉज सीन इन द रॉयल फैमिली, इन द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली में, इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली में ये डिसीज देखी गई थी, इसलिए इस डिसीज को रॉयल डिसीज भी बोला जाता है। और दूसरा इसे ब्रीडर्स डिसीज भी बोला जाता है। ब्रीडर्स डिसीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है ये डिले हो जाता है। क्या लिख सकते हैं अपन, ड्यू टू डिले इन द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब अपन बात करते हैं इस डिसीज के बारे में जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो बहुत डिले हो जाता है। जैसे मान लो अगर किसी भी पर्सन को हीमोफीलिया, उसके हाथ पे कट लग गया, तो कट लगने के बाद पता है क्या होगा, उसके बॉडी में से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती जाएगी, ब्लड निकलते जाएगा, तब तक के निकलेगा जब तक कि वो किसी डॉक्टर के पास जाके उसे चेकअप ना करवा ले। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता तो वो जो
क्लॉटिंग के बारे में अपन बात करते हैं, उस क्लॉटिंग को बहुत टाइम लगेगा और तब तक के उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड चले जाएगा और इसी डिसऑर्डर को बुलाता है हीमोफीलिया। तो ये रॉयल डिसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रॉयल फैमिली में देखी गई थी, और ब्रीडर्स डिसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो डिले हो जाता है या ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो अब अपन इसके बारे में पॉइंट्स लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन इसे ये लिख सकते हैं कि ये जो डिसीज होती है एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर बोला है तो इसे अपन एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर एक्स लिंक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे। तो सबसे पहला पॉइंट कि एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे इसके जीन्स प्रेजेंट होंगे और ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, और क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है इसलिए इसे अपन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी बोला जा सकता है। अब अगली चीज अगर मैं बात करूं तो हीमोफीलिया के दो टाइप होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं हीमोफीलिया के दो टाइप्स देखे जाते हैं। क्या क्या होते हैं दो टाइप? सबसे पहला टाइप होता है हीमोफीलिया ए, और दूसरा टाइप जो होता है इसे बोला जाता है हीमोफीलिया बी। अब ये क्या है हीमोफीलिया ए और क्या है हीमोफीलिया बी? तो क्या होता है, हीमोफीलिया एक ऐसी डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, और हीमोफीलिया बी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। तो इसमें 8 फैक्टर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है और इसमें 9 फैक्टर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहे, इसीलिए जब भी कभी कट लगता है तो सही टाइम पे क्लॉटिंग नहीं होता है और वो क्लॉटिंग की प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं हीमोफीलिया में ए में? इसमें लिख सकते हैं अपन ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं बन पाता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन पाता है, और यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन पाता है हीमोफीलिया बी में, और इस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बन पाता है। अब अगर मैं इस डिसीज के बारे में बात करूं तो ये डिसीज एक इंटरेस्टिंग डिसीज है। क्यों इंटरेस्टिंग डिसीज है मैं बताता हूं। देखो, अगर मान लो ये डिसीज जो है ये फीमेल मदर से इजीली ट्रांसमिट हो सकती है सन्स में, ये फीमेल मदर से इजीली ट्रांसमिट हो सकती है सन्स में, बट डॉटर्स में ट्रांसमिट नहीं होंगी। ये फीमेल मदर से इजीली ट्रांसमिट हो सकती है सन्स में, बट डॉटर में ट्रांसमिट नहीं होंगी। और अगर ये डिसीज डॉटर में ट्रांसमिट होंगी तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट फादर जो होना चाहिए वो अफेक्टेड होना चाहिए, और मदर जो होनी चाहिए वो एक कैरियर होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे डिसीज जो है वो डॉटर को होंगी। देखो, तो अपन ने क्या देखा है कि अगर सन्स को डिसीज होना है तो सन्स को डिसीज होने के लिए मदर से ये फीमेल, मतलब जो मदर है, मदर से ही सन को डिसीज हो सकती है। अगर मदर कैरियर है या फिर अफेक्टेड है तो यहाँ पे सन्स को डिसीज देखी जा सकती है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, अगर डॉटर्स में डिसीज देखना है तो डॉटर के लिए एक स्पेशल कंडीशन है। क्या है स्पेशल कंडीशन? कि यहाँ पे फादर को एटलीस्ट अफेक्टेड होना पड़ेगा और मदर को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, तभी जाके ये डिसीज देखी जाएगी डॉटर में। तो अब अपन देखते हैं कि क्यों ये डिसीज मदर से सन्स को हो जाती है बट डॉटर्स को नहीं होती है, और अगर डॉटर को होने वाली है तो उसमें एटलीस्ट फादर अफेक्टेड होना चाहिए और मदर्स कैरियर होना चाहिए। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है 3 डिफरेंट कंडीशन बनती है। देखो, फीमेल्स के लिए 2 कंडीशन बन सकती है। क्या क्या कंडीशन बन सकती है? पहली तो ये कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम रहेगा इसमें वो जीन पाया जाएगा जिसमें अपन क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया का जीन। तो ये हो गई पहली कंडीशन। इस कंडीशन में ये जो फीमेल होंगी, ये कैसी फीमेल होंगी? ये कैरियर फीमेल होंगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस कंडीशन में फीमेल को डिसीज नहीं होंगी, बट वो एक जीन कैरी कर रही होंगी जिसमें वो हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि एक्स क्रोमोसोम में भी ये अफेक्टेड जीन में, मतलब एक्स क्रोमोसोम में वो हीमोफीलिया वाला जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम में भी हीमोफीलिया वाला जीन है।
तब इस कंडीशन में जो फीमेल बनेगी, ये जो फीमेल होंगी ये कैसी फीमेल होंगी, ये अफेक्टेड फीमेल होंगी। ये हो गई सेकंड कंडीशन। और मेल्स की अगर बात करूं मैं, तो मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो क्या होगा, वाई पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर एक्स पे अगर एक्स क्रोमोसोम जो है अगर ये नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल बनेगा, बट अगर एक्स क्रोमोसोम पे वो हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये मेल ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होगा, इसको हीमोफीलिया की डिसीज देखी जाएंगी। तो क्या देखिए अपन ने तीन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन देखिए कि अगर फीमेल मैंने कहा कि कैरियर है तो इसमें क्या होगा, एक जीन जो रहेगा ये एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम रहेगा इसमें वो हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो फीमेल है वो कैरियर फीमेल होंगी। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि फीमेल को अगर मैं कह रहा हूँ कि फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल को डिसीज है, हीमोफीलिया है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए, दोनों में अफेक्टेड जीन होना चाहिए, तभी जाके फीमेल कैसे होंगी, अफेक्टेड होगी। और अगर मैं कह रहा हूं कि मेल अफेक्टेड है तो देखो मेल के पास क्या होता है, एक वाई क्रोमोसोम तो रहता ही है, बचा क्या, बचा एक्स क्रोमोसोम। तो अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है तो मेल नॉर्मल, और अगर एक्स क्रोमोसोम में वो जीन प्रेजेंट है, अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेल कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। चलो तो अब अपन देखते हैं कि कब मेल को प्रॉब्लम होगी हीमोफीलिया की और कब फीमेल को प्रॉब्लम होगी हीमोफीलिया की, मतलब कब मेल में हीमोफीलिया डिसीज देखी जाएंगी और कब फीमेल में हीमोफीलिया डिसीज देखी जाएंगी। तो मैंने बताया था कि मेल्स में हीमोफीलिया तब देखा जाएगा जब एटलीस्ट मदर या कैरियर होनी चाहिए या फिर अफेक्टेड होनी चाहिए। तो चलो अपन देखते हैं, जैसे मान लो अपन देख रहे हैं कि ये मेल है, इसने मेटिंग की फीमेल के साथ, और फीमेल को अपन ने कंसिडर किया है कि ये कैसी है, ये एक कैरियर है, ये एक कैरियर है, तो यहाँ पे कैरियर फीमेल है, और ये जो मेल है ये एक नॉर्मल मेल है, तो ये है नॉर्मल मेल। अब मान लो इनका सबसे पहला चाइल्ड हुआ एक बॉय चाइल्ड, एक गर्ल चाइल्ड, और फिर से हुआ एक बॉय चाइल्ड। चलो तो अब इधर ध्यान देंगे, अपन देखेंगे कि मेल को कब ये डिसीज होंगी। तो अगर मान लो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, क्योंकि ये बॉय चाइल्ड है तो फादर से जो जीन आएगा वो वाई जीन आएगा, और क्योंकि ये बॉय चाइल्ड है तो फादर से जो जीन आएगा वो वाई आएगा, और ये गर्ल चाइल्ड है तो फादर से जो जीन आएगा वो एक्स जीन आएगा। चलो फादर के अपन ने यहाँ पे क्रोमोसोम्स लिख लिए, सॉरी ये क्रोमोसोम्स लिखे अपन ने, यहाँ पे बॉय चाइल्ड है तो फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, गर्ल चाइल्ड है तो फादर से एक्स क्रोमोसोम, और बॉय चाइल्ड है तो फादर से वाई क्रोमोसोम। अब बात आती है फीमेल जो मदर है, मदर से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है। तो अगर इस कंडीशन में, अगर ये जो बॉय वाली कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आता है तो यहाँ जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इस कंडीशन में अगर फीमेल से मान लो वो एक्ससी वाला जीन आता है, एक्ससी वाला, तो एक्ससी वाला अगर जीन आता है तो ये एक अफेक्टेड जीन आया है, एक ऐसा क्रोमोसोम आया जिसमें अफेक्टेड जीन है। बट इस कंडीशन को मैंने क्या बोला था, इस कंडीशन को अपन ने बोला था कि यहाँ पे जो फीमेल रहेगी वो कैसी रहेगी, एक कैरियर फीमेल बनेगी, तो यहाँ पे होंगी कैरियर फीमेल, मतलब ये फीमेल को हीमोफीलिया की डिसीज नहीं होंगी, बट ये वो जीन कैरी करेंगी हीमोफीलिया वाला। और अगर ये जो मेल है और ये मेल में मान लो इस मदर का एक्ससी वाला जीन आ गया, तो जैसे मान लो ये एक्ससी वाला जीन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेल रहेगा ये कैसा मेल रहेगा, ये एक अफेक्टेड मेल रहेगा, तो अफेक्टेड मेल होगा ये। तो अगर अपन कंडीशन ध्यान से देखें तो मेल को अफेक्टेड होने के लिए इसको अपन डार्क कर देंगे, और क्योंकि फीमेल कैरियर है तो इसको अपन आधा सर्कल डार्क करेंगे, और यहाँ पे भी फीमेल कैरियर है तो इसको अपन आधा सर्कल डार्क करेंगे। देखो तो क्या हुआ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हुआ, एक नॉर्मल मेल ने क्रॉस किया एक कैरियर फीमेल से। जब एक नॉर्मल मेल ने कैरियर फीमेल से क्रॉस किया तो इसके तीन ऑफस्प्रिंग हुए। सबसे पहला ऑफस्प्रिंग बॉय चाइल्ड हुआ, फिर गर्ल चाइल्ड और फिर बॉय चाइल्ड। बॉय चाइल्ड जो था ये नॉर्मल था, इसका मतलब क्या, अगर बॉय चाइल्ड नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको फीमेल से कौन सा जीन मिला है, फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम मिला है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिला, और फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिला है, वाई क्रोमोसोम मिला है, तो यहाँ बॉय चाइल्ड जो है ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है, ये गर्ल चाइल्ड कैसी है, कैरियर है, कैरियर है, इसका मतलब क्या, फादर से एक्स क्रोमोसोम और मदर से कैसा क्रोमोसोम मिलेगा, एक्ससी वाला क्रोमोसोम, मतलब अफेक्टेड क्रोमोसोम मिलेगा, तो ये गर्ल चाइल्ड कैरियर है। और अगर मैं बात करूं वो उस बॉय की जो अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड बॉय है, तो इसको क्या होगा, इसको मदर से कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा, एक्ससी वाला, मतलब अफेक्टेड क्रोमोसोम मिलेगा। तो इस कंडीशन में अपन ने देखा कि मदर से ये डिसीज किसमें ट्रांसमिट हो रही है, मदर से ये डिसीज ट्रांसमिट हो रही है सन में, बट मदर से ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं हो सकती डॉटर में। क्यों डॉटर में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डॉटर में डिसीज ट्रांसमिट होना तो उसके लिए फादर क्या होना, अफेक्टेड होना। चलो तो अब अपन ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। अब अपन देखेंगे सेकंड कंडीशन, जिसमें मान लो फादर जो है वो अफेक्टेड है, तो फादर मैंने यहाँ पे लिया है अफेक्टेड, तो फादर का जो जीनोम होगा वो कैसा होगा, XCY, फादर कैसे यहाँ पे अफेक्टेड है। अब ये फादर क्या करेंगे, यहाँ पे मेटिंग करेंगे मदर के साथ,
तो जब ये मेटिंग होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मदर का, जैसे मान लिया मदर कैरियर है तो मैंने ये लिख दिया है कैरियर। चलो तो ये मेल था, ये फीमेल है, फीमेल जो है ये अफेक्टेड है और फीमेल जो है कैरियर है। कैरियर है इसलिए अपन इसको आधा ऐसा कर देंगे और मेल अफेक्टेड है इसलिए इसको पूरा ऐसा कर देंगे। अब मान लो इनके 2 चाइल्ड हुए, एक मेल चाइल्ड हुआ और एक फीमेल चाइल्ड हुआ। तो चलो अब ध्यान देते हैं अपन। तो मेल चाइल्ड से तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है? अगर मैंने लिखा है मेल चाइल्ड में 2 कंडीशन बन सकती है। देखो, फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, मदर से अगर एक्स क्रोमोसोम आएगा तो ये कैसी कंडीशन बन जाएंगी, नॉर्मल कंडीशन बन जाएंगी। ये हो गया पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या, फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा और मदर से अगर एक्स सी वाला क्रोमोसोम आएगा तो यहाँ पे मेल कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। चलो तो मेल से तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा था कि मेल तो यहाँ मदर भी अगर कैरियर है तो भी मेल अफेक्ट हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे अपन देख रहे थे फीमेल कब अफेक्टेड होंगे। तो फीमेल में अगर मैं बात करूं तो देखो, फादर से कौन सा क्रोमोसोम आने वाला है, एक्ससी वाला क्रोमोसोम फादर से आने वाला है। और अगर मदर से भी एक्ससी वाला क्रोमोसोम आया तो इस कंडीशन में ये जो फीमेल बनेगी, कैसी फीमेल बनेगी, ये एक अफेक्टेड फीमेल होंगी। और इसको अपन टोटली डार्क कर देंगे। तो अगर फीमेल को अफेक्टेड होना है या फिर फीमेल को हीमोफीलिया होना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, इसके लिए कंडीशन ये होंगी कि मदर जो है वो मदर को एटलीस्ट क्या होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, या फिर अपन अफेक्टेड भी लिखे तो भी चलेगा। और फादर को क्या होना चाहिए, फादर जो है, फादर को वो फादर अफेक्टेड होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे अपने को याद रखना है कि सन्स को ये डिसीज जो है इजीली मदर से ट्रांसमिट हो सकती है। अगर मदर कैरियर है तो ये सन को डिसीज ये ट्रांसमिट हो जाएगी। बट फीमेल्स को या डॉटर्स को ये डिसीज कब ट्रांसमिट होंगी, जब मदर को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा या फिर अफेक्टेड होना पड़ेगा और फादर को भी क्या होना पड़ेगा, अफेक्टेड होना पड़ेगा, तभी जाके डिसीज गर्ल चाइल्ड को होंगी। और तब जाके अपन बोलेंगे कि ये जो फीमेल चाइल्ड है, एक ऐसी चाइल्ड है, इस फीमेल चाइल्ड को हीमोफीलिया डिसीज है।